to Hana and my name is चारू ओझा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन कुछ इस तरह से होगा कि हम यहाँ पे एक इम्पैक्ट एनालिसिस करने वाले हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर से किस किस कंट्री को इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वर्ल्ड में। तो हमारा ये है, और हम थोड़ा सा इसमें व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी जानेंगे कि किस पर्सनालिटी के इंसान हैं वो और कैसे उनकी पर्सनालिटी से इस वॉर पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ठीक है, हमारा एनालिसिस ऐसा रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि इस वॉर के पीछे कॉन्फ्लिक्ट क्या था और कैसे ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट एक वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये था कि यूक्रेन नाटो का अलाय बनना चाहता था। उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता था। जिस तरह नाटो के जो भी कंट्रीज मेंबर होती हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नाटो या और यूएस, जिसके थ्रू उन कंट्रीज़ पे अगर कोई भी कंट्री अटैक करेगी तो वहाँ पे सारी नाटो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी, मतलब साथ में मिलके उस कंट्री पर अटैक करेंगी। और इसीलिए यहाँ पे यूक्रेन ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता था और ये चीज़ रशिया को नहीं पसंद आई और इसीलिए रशिया ने यूक्रेन से कई बार बात करने की कोशिश की और डिप्लोमेटिकली इस बात को सॉल्व करने की कोशिश की कि आप यहाँ पे आप नाटो मत ज्वाइन करें। और यहाँ पे रशिया ने यूएस और नाटो मेंबर्स से भी यहाँ पे ये बात करने की कोशिश की कि वो जो अपना जो नाटो मेंबर का एक्सपेंशन है वो ईस्ट की तरफ ना करें और अपना रोक दें और ये गारंटी दें कि वो जो है नाटो में और मेंबर्स को शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ पे यही बात का कॉन्फ्लिक्ट बन गया और यही बात सॉल्व नहीं हुई और एक कंक्लूजन पे दोनों कंट्रीज नहीं आ पा रही हैं और इसी वजह से ये एक कॉन्फ्लिक्ट से एक वॉर बन गया। और इसीलिए यहाँ पे जो यूक्रेन है, यूक्रेन में डॉनबास रीजन में दो स्टेट्स हैं, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, जिसे रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में डिक्लेयर कर दिया। और ये एक प्रो रशियन रीजन है। यहाँ पे मोस्टली जो कंट्रीज हैं ये रशियन स्पीकिंग है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो इससे क्या रशिया को इम्पैक्ट होगा, क्या होगा, क्यों नहीं चाहता रशिया कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रशिया को थ्रेट हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटीज़ पे, बिकॉज अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो वहाँ पे जैसे हर कंट्रीज़ में नाटो मेंबर्स का एक बेस होता है, उसी तरह एक मिलिट्री बेस यूक्रेन में भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से रशिया को ये थ्रेट है कि उसकी वजह से उनकी कंट्रीज़ में इंटरनल डिफरेंसेस या इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इस वजह से वो नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में जानते हैं। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1952। ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में इनका जन्म हुआ था। और ये अगर इनका देखें तो ये टीनेज से ही काफ़ी फोकस थे और ये केजीपी के मेंबर बन गए। और केजीपी के मेंबर्स बन गए के बाद ये 1999 में रशिया के प्राइम मिनिस्टर एंड 2000 में ये रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। उस टाइम पे जब ये रशिया के प्रेसिडेंट बन गए तो एक इंसिडेंट था, इन्होंने अपनी वाइफ से ये बात हिडन रखी कि ये रशिया के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इससे ये दिखता है कि वो कितना चीज़ें अपने अंदर रखते हैं और जब तक उन्हें नहीं लगता सही वो चीज़ें किसी को खुलकर नहीं बताते। इसीलिए रशिया के प्रेसिडेंट यानी व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी हिडन माना जाता है और इन्हें इनके हार्श डिसीजन के लिए जाना जाता है, जैसा कि इन्होंने 2008 में जॉर्जिया और 2014 में क्रीमिया में किया था। क्रीमिया में एनेक्सेशन के बाद इन्हें
G8 मेंबर कंट्रीज से निकाल के उसे G7 कर दिया गया, और उसके बाद उन्हें काफ़ी सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ा उस। और अभी हम लोग रिसेंटली देखें तो जनवरी में कजाकिस्तान में जिस तरह से इन्होंने चीज़ों को हैंडल किया CSTO फोर्स डिप्लॉय करके, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया वहाँ पे उनका मैसेज कि नेक्स्ट स्टेप उनका यूक्रेन है, और वो यूक्रेन में अपनी फोर्स को डिप्लॉय करने वाले हैं और मिलिट्री एक्शंस लेने वाले हैं अगर यूक्रेन उनकी बात नहीं मानेगा तो अब हम लोग इस वॉर के इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इस वॉर से क्या इम्पैक्ट होने वाला है वर्ल्ड को, इंडिया को और अदर कंट्रीज़ को। तो यहाँ पे हम पहले इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया ने अभी जैसे UN जनरल असेंबली और UN सिक्योरिटी काउंसिल में खुद को एब्सटेन रखा है और खुद का स्टैंड एकदम न्यूट्रल रखा है और किसी भी कंट्री को फेवर नहीं किया है। तो यहाँ पे काफ़ी ग्लोबली और इंडिया में भी इंडिया के इस स्टेप को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है कि क्यों इंडिया ने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया और जो है खुद को एब्सटेन रखा है वोटिंग करने से। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सोचें और समझने की कोशिश करें कि इंडिया ने खुद को क्यों एब्सटेन रखा है, तो अगर हम देखें तो इंडिया के रिलेशन यूक्रेन के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ अगर हम देखें तो इंडिया पहली कंट्री है जिसने यूक्रेन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, यानी USSR का पार्ट थी, और फिर जब 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। उसके बाद इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया और उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस इम्प्रूव किए। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20,000 इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं, और अगर हम और भी फ्रंट में देखें तो हम यूक्रेन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस शेयर करते हैं। इंडिया वहाँ पे योगा, अपनी फिलॉसफी और डांस और आयुर्वेदा प्रमोट करता है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे हैं। तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस की बात करें तो रशिया के साथ हम काफ़ी स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशन शेयर करते हैं, और रशिया काफ़ी ज़्यादा हमारे डिफेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है, ऑलमोस्ट 60%। और अभी रिसेंटली हमने रशिया से S-400 मिसाइल्स खरीदी हैं। और अगर रशिया का देखें तो रशिया हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टनर है किस सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन और स्पेस वगैरह में। और अभी रशिया और इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना कोलैबोरेशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी एक्सपैंड करेंगे, और इसलिए इंडिया ने दोनों कंट्री में से किसी एक को ना चुनकर खुद को न्यूट्रल रखा है। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग बात करें तो इंडिया के काफ़ी सारे स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और अगर इंडिया यूक्रेन या रशिया किसी का साइड लेता तो उन बच्चों की लाइफ पे थ्रेट हो सकता था। और यहाँ पे इंडिया का मेन इंटरेस्ट ये है कि वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी कंट्री में ले आए। इसीलिए इंडिया ने अपने जो है मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजा है, जिससे वहाँ से वो अपने काउंटर पार्ट्स से बात करके अपने स्टूडेंट्स को इंडिया में लाने की कोशिश करें। इसके लिए इंडिया ने ऑपरेशन गंगा भी स्टार्ट किया है। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो अभी 2 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है यूक्रेन में। अगर इंडिया ना किसी एक का साइड लेता तो हमारे रिलेशन अदर कंट्री के साथ खराब हो सकते। तो अगर हम थोड़ा और सोचें तो यहाँ पे इंडिया ने खुद को एब्सटेन रख के 2 सुपर पावर यानी US और रशिया दोनों के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश की। रशिया के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो यूएस के साथ हमारे 28 इयर्स पुराने रिलेशंस हैं, और हम उनके साथ काफ़ी सेक्टर्स में डील करते हैं। और अगर इंडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
यूएस के लिए और इंडिया के लिए यूएस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यूएस के थ्रू हम चाइनीज़ हेजीमनी को काउंटर करते हैं और जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है एशिया में, उसको भी हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं क्वाड और इंडो पैसिफिक के थ्रू। तो अब हम यहाँ पे ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये तो हम लोगों ने इंडिया के बारे में बात किया कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अदर कंट्रीज में क्या पड़ा और अदर कंट्रीज ने क्या स्टैंड लिया। तो अभी हम जैसे बात करें चाइना का, तो चाइना ने भी अपना स्टैंड यहाँ पे न्यूट्रल रखा है और खुद को एब्सटेन रखा है, क्योंकि यहाँ पे चाइना ये कोशिश कर रहा है और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या जिस तरह रशिया ने यूक्रेन में वॉर अटैक कर रहा है और जिस तरह से वर्ल्ड उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फ्यूचर में चाइना प्लानिंग कर रहा है कि वो ताइवान पे को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि ताइवान को वो अपना पार्ट बनाना चाहता है और वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि उस टाइम पे क्या जिस तरह से इस समय यूएस और बाकी कंट्री कुछ नहीं कर पा रही हैं, क्या इसी तरह जब वो ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो क्या उस टाइम पे भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे चाइना ने खुद को एब्सटेन रखा है और एक और रीज़न है चाइना के एब्सटेन रखने का, क्योंकि चाइना ने यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री यूरोप में काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे हैम्पर ना हो, इसीलिए खुद को एब्सटेन रख के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे रखा है। तो ये तो हमने इंडिया चाइना की बात कर ली। अब अदर कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप, अब इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है यूरोप का, क्योंकि अगर हम जानें तो यूरोप के लिए सबसे ज़्यादा गैस और ऑयल रशिया एक्सपोर्ट करता है। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ऑयल एंड गैस रशिया एक्सपोर्ट करता है और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर जर्मनी है। जर्मनी ऑलमोस्ट 75% रशिया के ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट है। अगर ये ऑयल एंड गैस का इम्पोर्ट रशिया से रुक गया तो यूरोप काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। और जैसा अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज़ को ऑफर किया कि आप कतर से या यूएई से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट कर लें, लेकिन कतर और बाकी अरब कंट्रीज से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करने का मतलब है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और स्पेशली कतर का ऑयल एंड गैस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो यूरोपियन कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस वॉर में जो अगर सैंक्शंस रशिया पे लगेंगे या ऑयल गैस में लगने वाले हैं तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है यूरोपियन कंट्रीज़ को। अभी हम लोगों ने देखा ही है कि यूएस ने अभी स्विफ्ट सैंक्शंस लगाया गया है रशिया पे, जिसके थ्रू अब रशिया के जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगे और इससे उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी डैमेज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ऑयल एंड गैस पे सैंक्शंस नहीं लगे हैं, बट नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को यहाँ पे रोक दिया गया है। तो ये तो हम लोगों ने इतना बात कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं और कंट्रीज़ ने क्या स्टैंड रखा है। जैसे इज़राइल का अगर हम देखें तो इज़राइल यूएस के लिए और यूक्रेन दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक जूइश हैं और इज़राइल, और यहाँ पे जब यूक्रेन और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है था तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जूइश यूएसएसआर से इज़राइल आ गए थे और इसीलिए इज़राइल रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस शेयर करता है और यहाँ पे इन्होंने खुद को रशिया को कंडेम करने से और क्रिटिसाइज करने से रोका है। उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि रशिया को यहाँ पे अपने रिलेशंस डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं तो इस वॉर में कोई भी कंट्री
डायरेक्टली खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता और ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो बातें हैं वो नॉर्मली सॉल्व हो जाए। तो अभी जैसे यूएस ने अभी नाटो मेंबर कंट्रीज में ट्रूप्स डिप्लॉय करने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे यूएस का ये थ्रेट है कि अगर कहीं नाटो मेंबर्स में यानी पोलैंड वगैरह में रशिया का कोई वेपन वहाँ चला गया तो वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और एक बात यहाँ पे ये भी सोचने वाली है, जब यूक्रेन नाटो मेंबर्स बनना चाहता तो यहाँ पे यूएस ने यूक्रेन की हेल्प क्यों नहीं की? क्यों वो सिर्फ यहाँ पे बात ही कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं यूक्रेन के सपोर्ट में? तो यहाँ पे इसलिए एक्शन नहीं लिया गया यूक्रेन के सपोर्ट में क्योंकि अगर यूएस और नाटो मेंबर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे इस में तो ये एक वॉर, जो दो कंट्रीज के बीच वॉर है, ये एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी जिसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। इसलिए अभी कोई भी कंट्री यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बच रही है, बट हर कंट्रीज यहाँ पे नॉर्मली फूड एड्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। इंडिया ने भी किया है। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे यूएन के रेलेवेंस पे बात कर ले। तो जैसे कि अगर अभी हम लोगों ने देखा है कि रशिया ने यूक्रेन को न्यूक्लियर थ्रेट दिया है कि अगर यहाँ पे चीज़ें रशिया के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेगा। तो क्या यूएन अब सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करके ही यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करेगा या फिर यहाँ पे कोई एक्शन लेगा? क्योंकि जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं तो अभी तक कोई खास एक्शंस यहाँ पे यूएन के द्वारा लिए नहीं गए और उसमें जो भी एक्शंस लिए जाते हैं या क्रिटिसाइज किया जाता है तो रशिया वहाँ पे अपना वीटो यूज कर देता है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं और यूएन का रेलेवेंस क्या उसी तरह हो जाएगा जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लीग ऑफ नेशंस का रेलेवेंस खत्म हो गया, या यूएन अपने रेलेवेंस के लिए कुछ कर पाएगा? तो इस वॉर में हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि कैसे कितना ज़्यादा पावर शिफ्ट हुआ है। जैसे पहले ज़्यादा मेजर पावर्स यूएस और यूरोपियन कंट्रीज शेयर करती थी, अब यहाँ पे वो पावर शिफ्ट यहाँ पे एशियन कंट्रीज के पास आ गया है। मेजर कंट्रीज के नाम हैं रशिया, चाइना और इंडिया। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया मीडिएट करे यूक्रेन और रशिया वॉर में। तो ये शो करता है कि इन्फ्लुएंशियली इंडिया कितना स्ट्रांग है। जहाँ पे कोई भी कंट्री रशिया से बात करने के बारे में नहीं सोच रहा है, वहाँ पे यूक्रेन जो है इंडियन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो बात करें। और हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं रशिया के साथ कि वहाँ पे जो प्रेजेंट रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को और इंडियन कंट्री को, कि वो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट की बात सुनते हैं। और उन्होंने ये कहा भी है कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं यूक्रेन में फंसे, वो उनकी हेल्प, इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे उन्हें वहाँ से निकालने के लिए। तो ये हमारा न्यूट्रल स्टैंड इंडिया का कितना सही साबित हुआ और कितना लॉन्ग रन में इंडिया को हेल्प कर रहा है। अगर इंडिया किसी एक कंट्री को सपोर्ट करता तो हम इतनी अच्छी और इतनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे नहीं होते कि कोई कंट्री हमें रिक्वेस्ट करता दो कंट्रीज के वॉर के बीच मीडिएट करने के लिए। तो अब इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें एक अच्छे स्टेप में देखने की ज़रूरत है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि
यूएस इंडिया पे सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, तो अगर हम लोग देखें तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया पे सैंक्शंस यूएस लगाएगा तो यूएस की जो रेलेवेंस थोड़ी बहुत एशिया में बची है तो वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स हटाई हैं और उसको एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में छोड़ के चले गए हैं, और वहाँ की पूरी पॉपुलेशन इस टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस झेल रही है। तो अब यूएस ये नहीं चाहेगा कि जो थोड़ा बहुत उसका रेलेवेंस एशियन कंट्रीज के बीच में है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे यूएस इंडिया पे सैंक्शंस लगाने के बारे में काफ़ी सोचेगा, क्योंकि यूएस में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो इंडिया को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे और हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे अगर यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए तो जिस कंट्री के थ्रू वो चाइना की हेजीमनी को काउंटर करना चाहते हैं तो वो काफ़ी नुकसान में आ जाएंगे और यहाँ पे वो प्रॉपरली उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने अगर देखा तो अब हम लोग ओवरऑल सम अप करके देखें, एक छोटी सी समरी लास्ट में देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर ये सैंक्शंस और वॉर जैसी सिचुएशन है और यूएस रशिया पे ज़्यादा सैंक्शंस लगे तो यहाँ पे एक तो ऑयल क्राइसिस हो जाएंगे पूरी कंट्री में, और अगर हम देखें तो रशिया लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट है यूक्रेन। तो यहाँ पे फूड ग्रेन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हमें सोच समझ के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, इंडिया को ही नहीं बाकी कंट्रीज़ को भी, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एग्रेसिव होके किसी भी फ्रंट में डील करने से बेटर है हम शांति से इस बात को सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड ये था मेरा एनालिसिस, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और थैंक यू सो मच। और ऐसे एनालिसिस के लिए प्लीज़ आप ओहाना चैनल पे बने रहें। प्लीज़ जाते जाते लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।